बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है जी ऑनलाइन क्लास में? आवाज क्लियर है जी? हेलो जी, वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर, ठीक हो गया जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, बड़ी हिम्मत है जी आप लोगों की। कल रात के सानहे के बाद आप लोग जो है वो फिर भी तालीम की खातिर जो है वो कल कुछ नहीं हुआ। कल वो तो हुआ है, बड़े अरसे से हो रहा, बात बिल्कुल सही। लेकिन कल वो जो है ना वो सानेहा को ज्यादा ही बड़ा था। बस उस वजह से जो है वो थोड़ा सा हालात थे इस तरह के। लग यही रहा था कि शायद स्टूडेंट्स भी बाइकआउट कर दें। जिस तरह टीम का हो रहा है तो शायद क्लासेस का भी जो है वो बाइकआउट जो है वो होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। व्हाट हैपेंड सर? कुछ भी नहीं हुआ जी। तो वो लोग जो कि जिन लोगों को नहीं पता कि कल का क्या सान्या हुआ है, उनकी जिंदगी जो है ना वो ऐसी जिंदगी है जो कि मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता ही ना चले कि जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है जनाब, इतना इंसान जो है ना वो बेपरवाह होना चाहिए और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे इंसान। कोई टेंशन फिक्र ना, फाका ऐश कर का। बात समझ आ रही? बस इस तरह चले, कोई पता ही ना चले कि जिंदगी में क्या चल रहा है। पर कोई बात, अल्लाह खैर करे। हो जाता है जिंदगी के अंदर से मसले मसाइल हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होनी चाहिए और हमें इस हार को भुलाकर एक नई हार का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पर मसला ये है कि ये कौम इस तरह की है कि फिर जो है ना वो अच्छा, अच्छी बात है ये हार गए, क्योंकि पता क्या है, इसलिए हार गए क्योंकि ये अगर जीत जाते ना तो 2-3 साल उन्होंने फिर इस तरह गुजार लेने थे। ठीक है, जिस तरह ये 2022 में 21 में जीत गए, फिर 2-3 साल गुजार लिए। जिस तरह वहाब रियाज ने 2015 का जो शेन वॉटसन वाला स्पेल था उस पर 5 साल गुजार लिए। ठीक है, तो इन्होंने फिर 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी पे 3-4 साल गुजारे थे। ठीक है, तो अभी ये एक अच्छी बात है। इनको शायद लग रहा था कि यूएसए के साथ जो है ना बैड लक हुई है इनकी, लेकिन वाकई अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये लोग डिजर्व करते थे। और इससे एक सबक सीखें आप कि भाईजान इस मुल्क में ना कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है जनाब, आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है तो ही आपको कुछ चीज मिलनी है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि भाई कुछ खेल कूल लेते हैं उसके बाद फिर हम जो है वो बड़े आदमी बन जाएंगे, नहीं, कोई बस नहीं। आप लोग अपनी मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो ही चीजें मिलेंगी, वरना जो है ना इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक हो गया जनाब? तो पर टीम इस तरह की है भाईजान, कोई मसला नहीं। मैं करता हूँ बात आप लोगों के भी आपके ऊपर उनसे ना, बताता हूँ उनको कि भाई टीम लोग बड़े गुस्से के अंदर है। ठीक है जनाब, और ये गुस्सा जो है ना वो इन लोगों को जस्टिफाइड है भाई। जब प्रॉब्लम पता क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि सब व्हेन एवरीवन एक्सपेक्ट्स गुड फ्रॉम द टीम। और देखें, हार जीत वाकई खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जब इंसान लड़के हारता है ना तो फिर इंसान कहता है कि यार अपने वक्त कैपेसिटी इतनी थी। लेकिन कहने का मकसद है कि ये वाले हालात जो है ना वो तो बहुत ही जनाब ज्यादा बुरे हालात हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर ना दो चार रोना शुरू कर देते हैं। फिर वहां फिर थोड़ी सी हो जाती है कि यार चलो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, रो पड़े हैं तो इस मामले के अंदर फिर ये इंशाल्लाह 2-3 साल। अब ये देखना आयरलैंड को हरा लेंगे। ठीक है, या पावे उससे भी मेरा दिल करता है उनसे भी हार जाए, अल्लाह करे। ठीक है जनाब, ये बिल्कुल सीधे हो जाए, बिल्कुल आयरलैंड। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हम आयरलैंड से जब हारते हैं ना तो हमारा पास्ट बहुत खराब है। 2007 में जब आयरलैंड से आ रहे थे हमारा कोच फौत हो गया। ठीक है, अब गैरी कस्टन ने बेचारा 2 मैच हुए हैं, उसके दिल उसका वैसे ही बेचारे का बहुत कमजोर हुआ है। एक तरफ वो 2011 का इंडियन वर्ल्ड कप जब जीता था तब उसका कोच था, और अब वो पाकिस्तान आया है। पहले 2 मैच वो हार चुका है। अगर आयरलैंड के साथ भी अगर वो हार गया ना तो गैरी कस्टन नहीं आता वापस। ठीक है, और मजे की बात वो भी साउथ अफ्रीकन है और बॉब वुल्मर भी साउथ अफ्रीकन था। ठीक है, जो 2007 में हारे थे। तो हालात उस तरफ ही जा रहे हैं। मुझे असल में गैरी कस्टन की फिक्र है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ नहीं होना। उस बेचारे ने जो है ना उसने कहना यार, मतलब मैं अच्छा खासा वो गुजरात टाइटंस को आईपीएल में कोच कर रहा था, उठ के वो पाकिस्तान आ गया। वो उसने कहना यार पता नहीं मैं कितने फंस गया। तो वो वाला हिसाब किताब जो चल रहा है, कोई बात नहीं जनाब। वो कह रहे थे इफ्तिखार इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन क्रिकेट इन हिस्ट्री। भाईजान पाकिस्तान की टीम इज द बिगेस्ट फ्रॉड। ठीक है जनाब, ये हालात ही इस तरह के हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। कोई बात, चलो अल्लाह खैर करे जी। फिर आ जाएंगे मौका, फिर हम कोई और दुख करेंगे इस टीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी डिस्कशन चल रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है वो नहीं है हमारी, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं।
वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स असल में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फॉर द मेकर्स। बात समझ आती? फॉर द मेकर्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान के वो पॉलिसी जाइंट्स, पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनानी, अगर उनके जहन के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमने पढ़ी हैं, राइट, तो अच्छी फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली नहीं बन सकती। अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाने के ना 3 पार्ट्स। नंबर 1, अंडरस्टैंड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। नंबर 2, अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। एंड नंबर 3, कम अप विद प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस। आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है वो कौन कौन सी। बात समझ आती है? और मैं आपको बताऊं, हमने जो 12 मिसअंडरस्टैंडिंग, 10 पढ़ी, 12 पढ़ी, 12 मिसअंडरस्टैंडिंग्स पढ़ी। इसमें सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पता क्या, जो मेरे पास बाद में मुझे याद आया, वो पता क्या थी? नॉट अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। बात समझ आती? ये हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि हमारी इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और ये हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। हमें लग रहा है कि शायद कोई 1-2 चीजों में हम फ्लॉप हो रहे हैं या 1-2 चीजों में रियलाइज हो रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि 1-2 चीजें खराब है, बट नॉट रियलाइजिंग कि वी हैव अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। आई सर्टनली बिलीव इट इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कौन कौन सी। तो 3 प्रैग्मेटिक जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? वन, वी नीड टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड द टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लिख लें इसको ताकि हमारे जेहन में रहे कि क्या करना है हमने। दिस कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड, this country needs to understand the misunderstandings in the foreign policy. This country needs to understand the misunderstandings in the foreign policy. Comma, understand the current challenges, understand the current challenges and come up with pragmatic solutions, and come up with pragmatic solutions। ये 3 चीजें हैं हमारे ज़हन के अंदर होनी चाहिए अगर हमने फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनानी है। यानी हमें पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, हमें यह भी अंडरस्टैंड करना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस कौन कौन से, और एंड पे जाके हमें उसके प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस जो हैं उनको भी हमने अंडरस्टैंड करना है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हमने देख ली, अब हम आते हैं करंट चैलेंजेस पे। हेडिंग डालिएगा, करंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। हमारे क्या क्या करंट चैलेंजेस है इस वक्त जो एग्जिस्ट करते हैं? करंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। करंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी? है जी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे अपने मुल्क की नहीं, चैलेंज वो तो आप समझ लो ना कि समझ लो आप एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की, ठीक है चलो चैलेंज में भी शामिल कर सकते हैं। एक हो गया, चलो अप्रोच हो गई, एक हो गया। और व्हाट कम्स जी, आईएमएफ के लोन्स, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा चैलेंज। ठीक है, आप इसको रादर देन आईएमएफ लोन्स आप इसको जनरली डेट कह सकते हैं, राइट? द ओवरवेलमिंग डेट इन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, वो हो सकता है। ठीक हो गया, 2 हो गए। और जी, डिपेंडेंसी ऑन द यूएस फॉर एवरीथिंग, ठीक है जी। इट इज इमोशनल रादर देन रैशनल, बेल आउट्स, लोन्स, ठीक है जी। आयशा कह रही है इट इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है। सवेरा कह रही हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया, सिक्योरिटी कंसर्न एंड अप्रोच चाइना, टेररिज्म। आप क्या कह रहे थे? इंटरनेशनल रिलेशंस, अच्छा ठीक हो गया। और हमारी इंटरनेशनल इमेज अच्छी नहीं है, चैलेंज है, लेकिन वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। मतलब हमें लगता है कि हमारी इमेज अच्छी है, लेकिन चलो ठीक है, उसको भी चैलेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या लगता है? Geopolitics, our own leaders are not sincere, external influences on foreign policy, strategic concerns, national interests not on the front line, geostrategic in the geoeconomic world, ठीक हो गया जी। lack of knowledge to solve the issues, civil military leadership not on the same page, बिल्कुल ऐसे ही, सारी बातें बिल्कुल ठीक। आइए वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या।
मुझे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का करंटली सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू बैलेंस द रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा करंट चैलेंज है। करंट चैलेंज हमें समझ नहीं आ रही है कि यूएस और चाइना के दरमियान में अपने रिलेशंस को बैलेंस कैसे करें। एक तरफ चाइना है जो पाकिस्तान, जहां से पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, राइट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने बनाकर दिया हुआ। दूसरी तरफ हमारे पास यूएस है जहां पर हम सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी बात फॉलो हो रही? तो हम उस कंट्री को भी लेट गो नहीं कर सकते जिसने इतना बड़ा सेटअप पाकिस्तान में लगाया हुआ है और जहां से हम मेजॉरिटी चीजें क्या करते हैं, इंपोर्ट। और हम उस कंट्री को भी लेट गो नहीं कर सकते जहां पर हम मेजॉरिटी चीजें क्या करते हैं, बेचते हैं। समझ आ गई बात? तो हाउ टू बैलेंस रिलेशंस, राइट, बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि दोनों डिफरेंट ब्लॉक्स में, एक ऐसा ब्लॉक है जो प्रो ईस्ट है और एक ऐसा ब्लॉक है जो प्रो वेस्ट। आप ब्रिक्स का हिस्सा बनते हैं तो इंडिकेशन ये आती है कि प्रो ईस्ट हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन आपको आईएमएफ भी चाहिए क्योंकि आपको प्रो वेस्ट होंगे तो आईएमएफ मिलेगा। मेरी बात फॉलो हो रही? तो इन द करंट सिनेरियो व्हेन देयर आर टू पोल्स और वन पोल एंड वन अपकमिंग पोल, समझ आ रही है? तो इस सारे सिनेरियो के अंदर दोनों के दरमियान के रिलेशंस को आपस में क्या करना है, बैलेंस कैसे करना है, ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। नोट कीजिएगा जी, हाउ टू बैलेंस रिलेशंस या बैलेंसिंग द रिलेशंस between US and China, balancing the relations between US and China, balancing the relations between US and China। दूसरे नंबर एक और बड़ा मसला इसी तरह का है, balancing relations between Saudi and Iran, balancing relations between Saudi and Iran, balancing relations between Saudi and Iran। हाँ फायदा है, लेकिन हमें बैलेंस भी तो करना है ना दोनों को। ऐसा तो नहीं करना हमने कि सिर्फ एक तरफ ही चले जाएं और उसकी इन्वेस्टमेंट ले लें तो दूसरी तरफ को छोड़ दें। यही तो प्रॉब्लम है। हमें फायदा है लेकिन हमने फायदा उठाना कैसे है, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, उनकी आपस में दोस्ती हो गई है, लेकिन सरकार दोस्ती हुई है लेकिन देयर हिस्ट्री इज लाइक दे हैव फॉरगिवन ईच अदर बट नॉट फॉरगॉट। बात समझ आ रही? उनकी तारीख जो है, उनकी याद है उनको कि भाई दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया, वो कभी भी दोबारा हो सकता है। समझ आ रही? वो चिंगारियां ऐसी ही होती। आपको एक याद है कोई थ्योरी ऑफ, मैंने आपको बताई थी नार्सिसिक डिफरेंसेस, लाइक लिख लें इसको, थ्योरी ऑफ नार्सिसिस्टिक डिफरेंसेस, थ्योरी ऑफ नार्सिसिस्टिक डिफरेंसेस, थ्योरी ऑफ नार्सिसिस्टिक डिफरेंसेस। ये थ्योरी पता है कहती है, ये थ्योरी कहती है सबसे ज्यादा उन दो लोगों की आपस में नहीं बनती ना जिन लोगों के दरमियान कॉमन ज्यादा चीजें होती। वो दो लोग, वो दो सोसाइटीज, वो दो मुल्क जिनमें कॉमनैलिटीज ज्यादा होती है ना, उनकी आपस में नहीं बनती। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? हमारे पास बहुत कॉमनैलिटीज। आप पेशावर में चले जाएं या आप अफगानिस्तान में चले जाएं, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप किस मुल्क में। एक जैसा कल्चर है, ट्रेडिशंस। मेरी बात समझ आती? हमारी ईरान के साथ नहीं बनती, हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती भाई, क्योंकि हमारे डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, राइट, पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है। हम एक ही हिस्सा हुआ करते थे ना भाई, इसलिए हमारी आपस में नहीं बनती। हमारी एट द एंड ऑफ द डे, मुझे बताएं, नाइजीरिया के साथ मसला क्यों नहीं है, सूडान के साथ मसला क्यों नहीं है? अगर हम हमसायों में आए, हमसायों के कॉन्टेक्स्ट में जाएं, नेपाल के साथ मसला क्यों नहीं है? ताजिकिस्तान के साथ मसला क्यों नहीं है? वो भी तो हमारा हमसाया है, 20 किलोमीटर का वखान कॉरिडोर लगता है उसके साथ भी। चाइना के साथ मसला क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे उनके दरमियान ना जो रिलेशंस है, हमारी जो तारीख है, हमारी जो डिफरेंसेस है वो वास्ट है। वास्ट डिफरेंसेस में होता पता क्या है, एक्सपेक्टेशन भी कम होती है, राइट। लेकिन जब आपके पास डिफरेंसेस कम होती है ना तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और वो मीट नहीं होती तो लड़ाई ज्यादा होती है। मेरी बात फॉलो हो रही? तो ये सिचुएशन जो है वो एट द एंड ऑफ द डे समझनी जरूरी है कि रिलेशंस यहां पे, और वो है थ्योरी ऑफ नार्सिसिस्टिक डिफरेंसेस। ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ नार्सिसिस्टिक डिफरेंसेस में हमारे पास ये चीजें आती हैं। ठीक है, कोई बात। दो बातें हमने पढ़ ली। पहला बात हमने पढ़ी हाउ टू बैलेंस रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। दूसरा पढ़ा हमने बैलेंसिंग रिलेशंस बिटवीन सऊदी एंड ईरान। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। अब आप लिखें जी, इसको आप करंट चैलेंज नंबर 3 में लिख दें।
जरा फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जो आर्गुमेंट मेरे जेहन के अंदर है हम उसको देख लेते हैं, फिर हम उसको हेडिंग बना लेते हैं। आई पर्सनली बिलीव द बिगेस्ट चैलेंज इज अबाउट द रिलेशंस विद इंडिया। वो क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। इफ वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है दोनों, and India is not willing to come to the table talk. What is the future of Pakistan-India relations? If war is not the solution, and India is not willing to come to the table talk, how to solve the problems between both countries? War होनी नहीं है, और टेबल टॉक वो करना नहीं चाहते, तो मसला हल करना कैसे है? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज, फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है आपके पास, राइट? नोट कर लें। If war is not a solution, if war is not a solution and India is not willing to come to the table talk, India is not willing to come to the table talk, what is the future of Pakistan-India relations? What is the future of Pakistan-India relations? Number 4, point number 4, whether to recognize the Taliban's government or not. Whether to recognize the Taliban's government or not. लिख लिया आपने? ये बहुत बड़ा आपके पास फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है कि तालिबान की गवर्नमेंट को, जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या न्यूली इलेक्टेड तो नहीं, न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है, उसको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के दौर के अंदर, तब उस दौर के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पावर में हुआ करते थे जब पाकिस्तान ने पहली दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था 1997 में। मियां साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है जनाब। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से वो हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा कि सरकार, आप पहली दफा गवर्नमेंट में थे जब रिकॉग्नाइज हुआ था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, यानी तालिबान की गवर्नमेंट, राइट? तो मतलब आपको लगता है कि इस दफा की हमें गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए? ये सवाल हामिद मीर साहब ने किया। तो उन्होंने, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि सर, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बता दूं। हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया तालिबान की गवर्नमेंट को, तो मैं सुबह सुबह घर बैठा हुआ था, तो मैंने टीवी पे देखा कि पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया। मैंने कहा, है, मैं वजीर इत्तलात हूं, मैंने बताना है कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया। कहते मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फोन करने के लिए मैं दौड़ा, तो उतनी देर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही फोन आ गया मुझे, और कहते मियां साहब दूसरी कॉल पे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा सर मैं तो आपको कॉल करने लगा था कि ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि जब वो फैसला कर लेंगे ना कि रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको भी खबर मिल जाएगी जिस तरह हमें मिली थी। बात समझ आ रही? तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। मेरी बात समझ आती? तो ऐसे सिनेरियो में कि अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आपको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। क्यों? देखें, अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आपके दोनों बॉर्डर्स इनसिक्योर है। आपका इंडिया का बॉर्डर तो वैसे ही सदा से इनसिक्योर है, तो आपका ये वाला बॉर्डर भी क्या हो जाएगा? इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आप उनको रिकॉग्नाइज एज अ गवर्नमेंट नहीं करते। नंबर 2, अगर आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ गवर्नमेंट, तो फिर आपको उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा, आपको अपनी एम्बेसीज ओपन करनी पड़ेगी, आपको अपने ट्रेड रिलेशंस को अल्टीमेटली बेहतर करना पड़ेगा, और उनको रिकॉग्नाइज करने से अल्टीमेटली बाकी दुनिया नाराज हो जाएगी आपसे, क्योंकि बाकी दुनिया कह रही है कि अभी अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करना क्योंकि वो वुमेन राइट्स पे काम नहीं कर रहे, वो एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे, वो काम जो उनको करने चाहिए वो नहीं कर रहे। सो यू विल बेसिकली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट and you will have all the entire world against you. या नंबर 2, you have to recognize the Taliban's government to solve the problems. देखें, unless and until you don't recognize their government, you cannot engage with them diplomatically. आप उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख ही नहीं सकते। आपका प्राइम मिनिस्टर, उनका प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के मुल्क का दौरा कर ही नहीं सकता। इसलिए आपको लो लेवल जो है वो दौरे करने पड़ रहे हैं। कभी फजलुर रहमान साहब को भेज रहे हैं आप, कभी जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि रिकॉग्निशन ही कोई नहीं।
आप उनके प्रेसिडेंट को या उनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क में होस्ट तब कर सकते हैं जब आप उनके मुल्क को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो हमें उनको इंगेज भी करना है, क्योंकि हमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मसला है। हम कहते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को तालिबान की गवर्नमेंट ने पनाह दी हुई है, लेकिन हम उनसे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। Why Pakistan and Israel cannot engage with each other in talks? Because we don't recognize each other. मेरी बात समझ आ रही? That is why we cannot engage in talks. But to engage in talks, we have to recognize each other. But recognizing each other itself is a problem, because it will lead to other problems. क्योंकि हम ही ना आइसोलेट हो जाएं, जिस तरह हम 97 में हुए थे। 97 के अंदर हमने कोशिश की कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे तालिबानी गवर्नमेंट को, सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी। 3 मुल्कों ने किया रिकॉग्नाइज, पाकिस्तान, यूएई और सऊदीया, बाकी किसी ने किया ही नहीं। हमें तारीख भी याद है कि हम ये ना हम दोबारा करें तो दुनिया फिर दोबारा ही ना करे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया कर ले फिर हम कर लें। दुनिया कर नहीं रही, हम करना भी चाह रहे हैं, कर नहीं सकते। एक अजीब से फॉरेन पॉलिसी चैलेंज के अंदर फंसे हुए। हमने रिकॉग्नाइज करेंगे तो बात करेंगे, बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, लेकिन रिकॉग्नाइज करेंगे तो आइसोलेशन में चले जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? सो इट्स अ फॉरेन पॉलिसी चैलेंज दैट वी आर करंटली फेसिंग, वेदर टू रिकॉग्नाइज देम और नॉट रिकॉग्नाइज देम। इफ वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम, वी आर हैविंग टू enemies on 2 different borders. We cannot engage with them at the same point, at the same time. But having them recognized itself creates more problems. क्योंकि उससे हम आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। अमेरिका कहता हमने रिकॉग्नाइज नहीं करना, जो है तालिबान जो है वो गलत कर रहे हैं। मेरी बात समझ आती? तो एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है, वेदर टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट और नॉट। इसको लिख लें जरा ब्रैकेट में ताकि हमारे ज़हन में रहे। नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गवर्नमेंट मीन्स, not recognizing the government means not engaging with them, not engaging with them diplomatically, not engaging with them diplomatically, not engaging with them diplomatically. समझ आ गई बात? बट recognizing their government, but recognizing their government will lead to problems like regional isolation, because the world is still not ready. The world is still not ready to recognize the Taliban's government. लिख लिया जी? सवाल है जी, एज यू सेड बिफोर दैट वी शुड नॉट मेक आवर फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी सेंट्रिक, देन वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। देखें जी, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो फिर हम उनके साथ ट्रेड भी तो नहीं कर सकते ना। ट्रेड उनके साथ नहीं कर सकते तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जियो इकोनॉमिक भी नहीं हो सकती। हमें जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी के लिए या किसी भी किस्म की फॉरेन पॉलिसी के लिए उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। यानी वी से कि वी डोंट रिकॉग्नाइज यू as a state, but we want trade with you. You cannot have that at the same time. Why Pakistan and Israel cannot have trade relations with each other? Because we don't recognize each other as a state. मेरी बात समझ आती? When we don't recognize each other as a state ना, that means we cannot engage with them on any problem. आप उनके साथ engage कर ही नहीं सकते। I am not in favor of recognizing Israel's government, right? But we need to understand that not recognizing Israel's government is not doing any benefit to Pakistan, because half of Pakistan's government, people in the government, and number 2, half of the people of Pakistan, they don't even know that why we don't recognize Israel's government. मैं पता ही नहीं है इसराइल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों तो कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है। जिनके साथ हमारा घर का मसला है उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं,
जिनके साथ हमारा घर का मसला नहीं है उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, ये जो इसराइल वाला मसला है ना, ये अब ना हमारा ईगो का मसला बन गया हुआ। इस पे अब पॉलिटिक्स होती है। बहुत सी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो उनका सारे का सारा नैरेटिव जो है ना वो इसी एक पॉइंट के ऊपर ही पड़ा हुआ। अगर ये पॉइंट खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली, तो फिर उनकी पॉलिटिक्स भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे आधा पाकिस्तान जो है ना वो इमोशनल है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आप उन्हें बताएं जाके, अच्छा भाई इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से हमें ये फायदा होगा कि IMF के बेहतर लोन्स मिल जाएंगे, फलां हो जाएगा। ये बार चने भूनने वाला खड़ा है। उसे क्या भाईजान, तालिबान को अपना इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से हमें ये फायदा होगा, और जिससे वो चने भून रहा है ना उसने वही फेर देनी है आपकी, क्योंकि वो इमोशनल है ना इस मामले के अंदर। ही डज नॉट केयर कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, उसको तो नहीं पता चीजों के मामले के अंदर। नहीं जी, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें ना सुन्नत पे अमल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सुन्नत पे अमल करें तो फिर करें, सुलह हुदैबिया कर लें। बात समझ आ रही? मिसाकी मदीना कर लें। कि मुसलमानों का आपस में तो नहीं ना हुआ था, ये यहूदियों के साथ ही हुआ था ना। नहीं, यानी इतना डिटेल में नहीं जाना हमने बस थोड़ा डिटेल में जाना है, पूरी सुन्नत पे अमल नहीं करना। पर ये हम तो फिरंगार हमाम खुद हैं इस मामले के अंदर। मैं ये फिर नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम पता क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करना चाहिए इसराइल की गवर्नमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लोग हैं ना उनकी ना इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। हम अगर रिकॉग्नाइज करेंगे ना इसराइल की गवर्नमेंट को, अपने मुल्क में कियोस आ जाएगा हमारे। एंड इन द करंट चैलेंजेस वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर कियोस। हम नहीं अफोर्ड करते, क्योंकि आधा पाकिस्तान सड़कों पे होगा, और वो जो कियोस होगा ना वो भाईजान वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए अभी हमें रिस्क लेने का ही नहीं है। बात समझ आ रही? इसलिए रिस्क लेने का नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ करंटली टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइजिंग द इजराइल गवर्नमेंट। समझ आ गई बात? भाई देखें, अंडरस्टैंड करें, लिबरल लीडर होते हैं ना, लिबरल लीडर वो सिस्टम में रहकर सिस्टम को ठीक करते हैं। बात समझ आती है? आइसोलेट होकर सिस्टम ठीक नहीं होता। आप 75 साल से उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, राइट? क्या आपने पैलेस्टाइन का मसला हल करवा लिया है? नहीं करवाया। मेरी बात फॉलो हो रही? ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि शायद सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें सिस्टम में रहना पड़ेगा। यही जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। वो आइसोलेशन में नहीं जाते थे, वो असल में पॉलिसी होती थी नेहरू और गांधी, भूख हड़ताल कर दो जनाब, आइसोलेट हो जाओ जनाब, इस्तीफे दे दो, और जनाब निकल जाओ यहां से, सिस्टम से हिजरत कर जाओ दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम के अंदर। तो दारुल इस्लाम वालों ने बढ़ने ही नहीं दिया वहां पर, अफगानिस्तान वालों ने। फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उन्होंने आने नहीं दिया, यहां सब कुछ बेच के चले गए। समझ आ गई बात? फिर आपस में लड़ पड़े, कम्युनल वायलेंस हो गई। तुमने कहा था मुझे कि यहां कुछ सब कुछ बेच के चले जाओ, वापस करो। उन्होंने कहा कोई वापस नहीं होना, चलो निकलो। समझ आ गई बात? ये बेवकूफाना हरकतें हम तब भी करते थे, लोगों के पीछे लग के। समझ आ गई बात? और आज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि इससे एक बहुत बड़ा क्योस आएगा ना रिकॉग्नाइज करने से। लेकिन एक चैलेंज ये भी है करंटली कि रिकॉग्नाइज करने से भी बहुत बड़ा क्योस आएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमें थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि हमें बैलेंस कैसे करना है इस सिचुएशन को। नहीं करना तो कब तक नहीं करना, और करना है तो उनको कैसे समझाना है कि सर हमारे लिए बहुत जरूरी था इनको रिकॉग्नाइज करना। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। मसला नंबर 5, चैलेंज नंबर 5, करंट चैलेंज नंबर 5, राइट? वेदर टू सपोर्ट एंड एक्सेप्ट, whether to support and accept Iran's nuclear program or not. Whether to support and accept Iran's nuclear program or not. ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बिल्कुल हमसाये के अंदर। एक न्यूक्लियर जो है ना पावर कंट्री जो है वो बन रहा है, रिकॉग्नाइज करते हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अल्टीमेटली, तो फिर दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, क्योंकि दुनिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करती। और अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करते तो हमारे हमसाये के अंदर एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बैठा हुआ है जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम सपोर्ट नहीं करते। मेरी बात समझ आती है? पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बॉर्डर विद 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड ईरान, itself being a nuclear power country.
बात समझ आ रही? एक अजीब सा सिक्योरिटी चैलेंज है, फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, हम दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं। और अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो हम एक और बॉर्डर इनसिक्योर कर रहे हैं, जो कि हमारा थोड़ा बहुत सिक्योर है, क्योंकि अफगानिस्तान वाला तो सिक्योर हो कोई नहीं रहा, समझ आ रही? क्योंकि वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट है। इंडिया वाला सिक्योर होना कोई नहीं, क्योंकि मोदी 3.0 भी हो गया है। समझ आ गई बात? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अब रह गया तीसरा बॉर्डर, और वो बॉर्डर कौन सा था? ईरान वाला। वहां पे एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया है। वेदर टू सपोर्ट इट, रिकॉग्नाइज इट, जस्ट बिकॉज कि आप मुस्लिम उम्मा के अंदर एक और न्यूक्लियर पावर कंट्री लेकर आ रहे हैं, एंड वेदर नॉट टू सपोर्ट इट बिकॉज यू ओनली वांट योरसेल्फ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोल न्यूक्लियर पावर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। समझ आ गई बात? आप चाहते हैं आपका टाइटल भी आपके हाथ से ना जाए। बात समझ आ रही है? नंबर 2, दुनिया भी आपके खिलाफ ना जाए। तो ऐसे सिनेरियो में ईरान से बिगाड़नी पड़ेगी। अगर आप ईरान से बनाकर रखते हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, और परसों को जनाब सऊदीया ने शुरू कर लिया न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना, आपको फिर उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दुनिया फिर आपसे सवाल करेगी कि सरकार, व्हाई नॉट रिकॉग्नाइज इस्राइल न्यूक्लियर प्रोग्राम देन? क्योंकि इस्राइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंटी ईरान है, और एंटी ईरान जो है वो इस्राइल है। तो हमें फिर सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स दुनिया में आते जाएंगे हम एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे। कल को फॉर एग्जांपल कोई और कंट्री, यार ट्रिकल डाउन इफेक्ट यही होता है ना, एग्जांपल सेट हो जाती है, लोग हमसे सवाल करेंगे कि भाई व्हाई रिकॉग्नाइज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड व्हाई नॉट रिकॉग्नाइज सऊदीया न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट? तो ये बहुत बड़े आपके पास फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं जो करंटली हमारी कौम जो है ना वो हमारे पॉलिसी मेकर्स फेस कर रहे हैं। हमारा पास फॉरेन पॉलिसी चैलेंज नंबर 6 लिखेगा जी। When SARC is not working well, when SARC is not working well, and OIC has become ineffective, how to engage with the region, how to engage with the region। ये बड़ा जरूरी बात है। देखिए हमारे पास ना रीजन के अंदर सार्क मौजूद था जो कि काम अब नहीं कर रहा। ओआईसी ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो गई हुई है, क्योंकि ओआईसी का बनाया गया था 1969 अगस्त 1969 में एक वाकया हुआ था जिसके खिलाफ सितंबर 1969 के अंदर रबात मोरक्को के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। 2011 में इसका नाम हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अगस्त 1969 के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है उसका एक जीव था, उसका नाम था डेनिस माइकल रोहान। डेनिस माइकल रोहान ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी। ही सेट मस्जिद अक्सा ऑन फायर अगस्त 1969। मुसलमानों ने रियलाइज किया कि यार मुसलमानों के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका काम हो असल में मुसलमानों की इन रिलीजियस प्लेसेस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इन्होंने जनाब सितंबर 1969 में अगले महीने रबात जो कि मोरक्को का कैपिटल है वहां पर बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। किस वजह से बनाई गई थी? क्योंकि मस्जिद अक्सा को आग लग गई थी। यह मसला आज तक नहीं हल हो सका। जिस काम के लिए आपने ओआईसी बनाई थी यानी पैलेस्टाइन वाले मसले के लिए, वो आज तक हल नहीं हो सका। यानी ओआईसी हैज बिकम इनइफेक्टिव। सार्क काम नहीं कर रही क्योंकि सार्क में इंडिया बैठा हुआ है। याद रखें, हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी बात को याद रखिएगा, हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तब काम करती है जब उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई एक कंट्री उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तब काम करती है जब उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए कोई मुल्क मौजूद होता है। ईयू इसलिए काम करता है, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि जर्मनी लीड करता है।
आसियान इसलिए काम करता है क्योंकि सिंगापुर लीड करता है। सार्क इसलिए काम नहीं करता क्योंकि दो लीडिंग कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एससीओ के अंदर ये दोनों लीडिंग नहीं है, वो चाइना और रशिया है, इसलिए एससीओ चल रही है, वरना वो भी खत्म हो जाती। मेरी बात समझ आ रही? तो हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक कंट्री ऐसा होता है जो लीड करता है। प्रॉब्लम सार्क के साथ यही है कि जिन्होंने लीड करना है उनकी आपस में नहीं बन रही, तो सार्क इज नॉट वर्किंग। ओआईसी हैज बिकम इनइफेक्टिव। हाउ टू एंगेज विद द रीजन? हम रीजन के साथ कैसे एंगेज करें, किस प्लेटफॉर्म पे करें? राइट? सार्क तो काम नहीं कर रहा, ओआईसी जो है वो इनइफेक्टिव हुई है। हमारे पास कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहां पर बैठकर हम बाकी रीजन के साथ क्या करें, एंगेज करें। यानी एक जगह पे बैठ के सारे एंगेज कर लेते ना, आपस में बातचीत भी हो जाती। अब वो प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है वहां पे, सार्क की मीटिंग्स ही नहीं हुई अरसे से। तो कैसे हम अल्टीमेटली क्या करें, रीजन के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें? ये बहुत बड़ा हमारे पास फॉरेन पॉलिसी जो है वो चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, हाउ टू still remain relevant to the US. How to still remain relevant to the US after US withdrawal from Afghanistan. After US withdrawal from Afghanistan. हफ्जा का सवाल है, सर डू वी रियली नीड टू रिकॉग्नाइज ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम? आई मीन व्हाट इज द नीड ऑफ इट? बिकॉज वी नीड टू रिकॉग्नाइज और नॉट रिकॉग्नाइज ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ना भाई। आपके हमसाये के अंदर एक बंदा न्यूक्लियर बम चला रहा हो, बना रहा हो अल्टीमेटली, तो आपको क्या इंगेज नहीं करना उसके साथ कि भाईजान आप ये जो बना रहे हैं अल्टीमेटली जरा हमारे जरा रिलेशन थोड़ा बेहतर आर्ग्यू करते हैं, किस लिए बन रहा है, किस काम के लिए बना रहे हैं, हमारे खिलाफ तो नहीं चला देना। समझ आ रही है? आपको एक पूरे का पूरा अपना बॉर्डर सिक्योर करना है एट द एंड ऑफ द डे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है आपके लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता वो न्यूक्लियर जो आपके पास प्रोग्राम है वो किसी के हत्थे चढ़ जाए, राइट, जो कि वैसे ही एंटी पाकिस्तान हो और आपका बॉर्डर भी सिक्योर ना हो, आप तो सर फिर प्रोग्राम तो है, समझ आ गई बात? प्रोग्राम तो फिर नहीं रहा ना, जारी नहीं रहा। समझ आ गई बात? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमने ये करना तो है कि एट द एंड ऑफ द डे उस बॉर्डर को सिक्योर तो करना है। इसके लिए उनके साथ एंगेज होना जरूरी है ताकि हमें कम से कम ये तसल्ली हो कि भाईजान ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो कहें जी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, दैट मींस हम उसको कहेंगे भाईजान वी रिकॉग्नाइज योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम आपके साथ खुश हैं क्योंकि आपने हमें ये तसल्ली दे दी है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन हमें कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ेगा ना उनके साथ एट द एंड ऑफ द डे, ताकि हमें सिक्योरिटी तो मिले कि वेदर दिस प्रोग्राम इज डिफेंसिव इन नेचर और एग्रेसिव इन नेचर। मेरी बात समझ आती? ये दो चीजें हैं अंडरस्टैंड करने वाली, जिसको अंडरस्टैंड करना जो है वो जरूरी। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास अगला पॉइंट था, यानी पंखा बंद कर, अगला पॉइंट था हमारे पास, वो था हाउ टू जो है वो स्टे रेलिवेंट टू द यूएस आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। बहुत बड़ा मसला। अफगानिस्तान से यूएस क्या कर गया है? विड्रॉ कर गया। जब अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ कर गया है, राइट, तो अब इसका मतलब यह है कि यूएस को अभी हमारी करंटली जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यूएस की जरूरत है क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है भाईजान, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। नंबर 2, हमें जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो डॉलर में मिलती है, राइट। अभी डी डॉलराइजेशन हुआ नहीं है, बात समझ आती है? अभी आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, और अमेरिका को कहेंगे भाईजान ऐसी की तैसी तुम्हारी, अमेरिका के सामने टांग पे टांग रख के बैठ जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने। समझ आ गई बात? फिर सवाल करें और आप उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दें, ठीक है जनाब। अगला फिर आपसे सवाल ये करे कि भाईजान आर यू श्योर कि आपके पास ये कैपेसिटी है, राइट। सरकार आपके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सऊदीया के खिलाफ चले जाएं, क्योंकि आपने सऊदीया को धमकी दी थी कि हम नया ओआईसी बनाने लगे हैं, ठीक है जनाब। और आप ओआईसी बनाते बनाते आप गायब हो गए थे दरमियान में। ये वही तरीकाकार है कि सारे दोस्तों ने प्लान बना लिया कि हमने जनाब हाँ घूमने जाना है, और जिसने प्लान बनाया था वो एंड पे निकल गया, भाईजान मामा ने इजाजत नहीं दी, मामा से पहले पूछ लेना था, ठीक है, जब प्रोग्राम बना रहे थे। बाकी सारे पहुंच गए मरी, तो वो भी जनाब अभी उधर ही बैठा है पत्तों की। समझ आ गई? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हाउ टू रिमेन रेलिवेंट टू द यूएस
बिकॉज यूएस के साथ आपके ताल्लुकात जरूरी हैं बहुत अच्छे, आपको आईएमएफ की भी जरूरत पड़ती है, आपके सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। और जो लोग आपको ये आर्ग्यू करते हैं ना कि हमें यूएस के शिकंजे से निकल जाना चाहिए, हमें अमेरिका को लात मार देनी चाहिए, आपको जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितनी ट्रेड हमारी अमेरिका के साथ होती है ना, आप उतनी ट्रेड हमारी किसी और मुल्क के साथ शुरू करा दें, आप हमारी किसी और मुल्क के साथ शुरू करा दें और अल्टीमेटली हम अमेरिका को लात मार दें, आप किसी और मुल्क के साथ शुरू करा दें। नहीं जी हमें फ्रांस के जो है ना शिकंजे से निकल जाना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सारे के सारे पैसे इकट्ठे करें, ठीक है जनाब। फ्रांस का जो भी उन्होंने आपको कर्जा दिया वो वापस करें, उनके मुंह में मारे फ्रांस के कर्जा, उन्होंने कहा ये लो पकड़ो कर्जा, और उनको लात मार। ऐसे ना करें कि जनाब आप कर्जा लेके लात मार दें, वो फिर आपको लात मारने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, हमें फलां के शिकंजे में नहीं जाना चाहिए, हमें फलां के शिकंजे में नहीं जाना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया सरकार, यू आर डिप्लोमेटिकली, सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द यूएस, आप नहीं निकल सकते उनके शिकंजे से। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा आपको अगर आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। जितने लोग आपको ये पोर्ट्रे करें, हमने कहा यार आप मेरी इतनी ट्रेड किसी और मुल्क के साथ शुरू करा, और जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, राइट, वो ट्रेड आपके साथ करना ही नहीं चाहते। ये सऊदीज हो गए, ये आपके पास यूएई वाले हो गए, कतर वाले हो गए, इन्वेस्टमेंट तक करने को तैयार नहीं है वो आपके मुल्कों के अंदर, समझ आ गई। और दूसरी तरफ वो इंडिया के साथ उनके बड़े से ताल्लुकात। So we need to understand this idea that we need to still remain relevant to the US, क्योंकि we still need them, right? Even though world order change हो रहा है, हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब आप जो मर्जी करिएगा, बेशक शायद एंटी यूएस हो जाइएगा, लेकिन करंटली आप नहीं हो सकते क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ चलती है? यूएस के साथ। बहुत बड़ा मसला, समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। China is considered a competitor in the region. India is considered the strategic ally, and Pakistan is a partner in the war. बहुत पुराना है, वॉर ऑन टेरर अब खत्म हो गई है, ठीक है, वॉर ऑन टेरर अब खत्म हो गई है। ये तब की बात है जब वॉर ऑन टेरर चल रही थी, ठीक है, हाँ 9/11 के बाद, तब उनके हालात फर्क थे ना, तब सिचुएशन और थी। अब पाकिस्तान को आइसोलेट भी नहीं करना चाहते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर वो वॉर ऑन टेरर लड़ नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ उनको यह भी डर था कि चाइना बहुत बड़ी पावर ना बन जाए, इसलिए वो इंडिया को भी लेट गो नहीं करना चाहते थे, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रख रहे थे। तो यूएस की ये पॉलिसी बड़े अरसा रही है। यूएस की पॉलिसी जो है बराक ओबामा के दौर में भी ये रही है। यूएस की पॉलिसी जो है वो आपके पास जो है वो जब आपके पास ये प्रेसिडेंट बुश थे तब भी ये रही थी। और आपने इजाजत दी हुई थी ड्रोन अटैक्स की, आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे, आपने इजाजत दी हुई थी सारी की सारी, राइट, आपको सबको पता था। यार ये अजीब बात है ना। आप देखें, अब आप अगर आप मुझे ये कहेंगे कि सरकार दुनिया का सबसे मतलूब शख्स उसामा बिन लादेन, जिसको सारी दुनिया जो है वो छान मार रही है, राइट, और वो कहां रह रहा है? आपके मुल्क की सबसे सिक्योर प्लेस पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 1 किलोमीटर दूर, मतलब दैट इज आर्गुएबली द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। उससे 1 किलोमीटर दूर आपका दुनिया का सबसे मतलूब शख्स रह रहा है और आपको पता ही नहीं चला। यार अगर आपको नहीं पता चला ना, तो भाईजान इससे बड़ी नाकामी आपकी इंटेलिजेंस की हो ही नहीं सकती। और अगर आपको पता था तो 76 ने तो 100 ਤੇ 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ जनाब गिनती भूल जाए बंदा, क्या भाईजान की सी 98 99 कोई दोबारा शुरू करो। एक क्या कन्फेस किया था भाईजान? फिर आप एग्री करें, आप अवाम के सामने लेकर आए, आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट करेंगे। हमें पता था कि जनाब उसामा बिन लादेन कहां पे रह रहा है, कहां। यार ये तो मैं ये तो कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी आपकी बदकिस्मती है, आपका सबसे बड़ा जो है वो आप समझ लें कि इंटेलिजेंस का फेलियर है कि दुनिया जहां पे आप छान मार रहे हो जनाब घर में बैठा हुआ है वो आप। और अच्छा, उसे पूरा कंपाउंड बनाया हुआ है जिसमें ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है। वो भाई मेरी इस तरह का घर हमारे मोहल्ले में बन जाए ना, तो चौथे दिन बंदा कहता है ये कौन लोग नहीं आ रहे, वो पिछले 6 साल से वो रह रहे, ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, आपको पता ही नहीं चला, आपको फील ही नहीं हुआ कि यार ये जी इतना बड़ा कंपाउंड बन गया जिसकी इतनी बड़ी बड़ी छतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऊपर छतें हैं जो कि क्लोज हैं, खारदार तारें लगी हुई हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि यार यहां पे कौन बैठा हुआ। अजीब बात है। और फिर अच्छा मजे की बात, उनके हेलीकॉप्टर आ गए
आके मार के उसको लेके चले गए। अच्छा, इनको फिर भी पता नहीं चला। ये भंग भी के सोते रहे जनाब उसने, इनको फील ही नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ क्या होता है, जब ये बातें जो है वो सीआईए ने, ये बाकी सारों ने बताई, फिर मुशर्रफ साहब, जो आपको पता है जिस तरह की हरकतें करते हैं, जनरल मुशर्रफ के पास ना सिर्फ एक कमाल था, उसको मीडिया को फेस करना आता, क्योंकि उसने मीडिया ना अपने दौर में खुद आजाद करवाया था। ये जियो, ये सारे के सारे मीडिया चैनल मुशर्रफ के दौर में ही बने। उससे पहले सिर्फ सरकार सुबह एक आपका पीटीवी चलता था, जिसमें सुबह 7:30 बजे के टिम कार्टून लगते थे, जब आपकी बहन आपको लेने आती थी। ठीक है जनाब, रात को खबरनामा होता था, सुबह सारा घर जनाब एक टीवी देखता था, जनाब एक ड्रामा देखता था घर बैठ के, बस पीटीवी। ये तो मीडिया आजाद किया मुशर्रफ के दौर, उसने क्योंकि मीडिया आजाद किया था इसलिए उसको मीडिया को ना फेस करना था। और यही बात हुई थी जब एक वो कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो यूएस के अंदर, जनाब वो यूएस के अंदर वो सारे बैठे हुए हैं, सारे जनरल्स अमेरिका के, तो उन्होंने मुशर्रफ से पूछा था, भाईजान मेरी बात एग्री, आप आर्मी चीफ है पाकिस्तान की, लेकिन हाउ कम द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड पर्सन was living 1 kilometer away from the most safest place in your country and you were unaware? मतलब समझ नहीं आ रही इस चीज के बारे में। Either you were incompetent, A, and number B, you were involved. There is no third way. Either you were incompetent because you didn't know, or number two, you were involved because you knew who was, over there. तो जनरल मुशर्रफ साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। मुशर्रफ ने ये नहीं बताया कि हम इन्वॉल्व थे या हम जो है वो उसके अंदर क्या हुआ, तो मुशर्रफ ने उसको घुमा दिया, जिस तरह मुशर्रफ साहब की हमेशा आदत हुआ करती है, तारीख हमेशा इस तरह। जब मुशर्रफ ने अपना जनाब 4 पॉइंट फार्मूला दे दिया था कश्मीर के ऊपर, एक ओवन डिक्सन से कॉपी कर लिया, 2-4 पॉइंट जनाब उधर से एंडोरा प्लान से कॉपी कर लिए, और पाकिस्तानी कौम के क्या बात है यार, क्या बात है, हाँ जी। फिर किताब लिख दी जनाब, इन द लाइन ऑफ फायर। हमने जनाब पीछे से पकड़ लिया था जाके किसको, इंडिया को, कारगिल के ऊपर। हमने तो शारग से, हमने शारग से पकड़ लिया था इंडिया को जाके, लेकिन अपना मियां साहब की कॉल आ गई और हमने शारग छोड़ दी। तो सरकार अगर आपने शारग से पकड़ ही लिया तो दबा देते। आप कहते मियां साहब आपकी कॉल ही नहीं आई, हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो, बंद, खत्म, कि मियां साहब शारग पकड़ी गई है। अच्छा, मियां साहब से पूछे बगैर आप कारगिल पे चढ़ गए, मियां साहब ने कॉल की तो आप उतर आए, तो मियां साहब कहते सरकार हम आपसे पूछे बगैर चढ़े, उतरेंगे भी हम आपसे पूछे बगैर। अजीब नॉनसेंस है यार ये, हमें बेवकूफ बनाया हुआ इस कौम को। ऐसे ही हो रहा है, मानने ही नहीं थे ये लोग कि हम कारगिल के अंदर मौजूद थे। भाईजान मिलिट्री को पता ही नहीं था कि ये कारगिल में मौजूद है। उधर जनाब एक तरफ वो आ गया जनाब अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान, वाजपेयी साहब नारे पाकिस्तान में तकरीर कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज कारगिल पे चढ़ी है। वो वापस गए, वाजपेयी साहब इधर से हमला कर दिया इन्होंने कारगिल पे। वाजपेयी साहब का फोन आया मियां साहब को, मियां साहब क्या सानू भी नहीं पता की है ये किसने अटैक किया। वो आप किताब पढ़े नसीम ज़ारा की, फ्रॉम कारगिल टू द कू, राइट, उसमें सारी उसने तफसील लिखी, फ्रॉम द कारगिल टू द कू, नसीम ज़ारा की किताब। उसका 4 जर्नैल थे, रात को बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाईजान काफी अरसा हो गया कोई हैपनिंग नहीं हुई, ठीक है जनाब, वो सियाचिन के बाद से कोई अभी तक हैपनिंग हुई नहीं, तो ऐसा करते हैं कोई ना कोई हैपनिंग करते हैं। इन्होंने चारों ने कहते प्लान बना लिया, बाकी मिलिट्री को भी नहीं पता, और कहते जब ये जाके फंस गए वहां पे, क्योंकि इनकी मिलिट्री वहां पे आगे पहुंच गई, तो इंडिया ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स एंगेज कर दी। जब उन्होंने एयरफोर्स एंगेज की तो इन्होंने पीछे फोन किया कि भाईजान बंदे भेजो। उन्होंने कहा जी किधर भेजे? उन्होंने कहा जनाब बंदे भेजो उधर कारगिल पे। कारगिल क्या करना है, हम उधर पहुंचे, तो वो कैसे पहुंच गए कारगिल के ऊपर? यार ये काम हमारा बाद में बात करने का, बंदे भेजो। जितनी देर में बंदे उन्हें पहुंचना था कारगिल में, उतनी देर में उन्होंने जनाब सफाया कर दिया सारे का सारा, और वापस आके जनाब जो है वो जारी बात है, आपने अपने ऊपर से इल्जाम तो हटाना ही है। आपने ये तो नहीं एक्सेप्ट करना कि मेरी गलती थी, उल्टा क्या लगा दिया आकर मार्शल के सारे का सारा कसूर किसका है? नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का कसूर है। बहुत अच्छी बात है भाई, ये जो हरकतें आपके मुल्क के साथ होती रही है ना, हरकतें, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको डुबोएंगी एक दिन। और जिस दिन ये अपना तालिबान वाला मसला भी हुआ था, और आपके फॉर्मर जो आपके डीजी आईएसआई थे जनरल फैज, वो अगले दिन पहुंच गए थे वहां पे कवा पीने के लिए काबुल, राइट। और ये तब की बात है, मुझे अभी तक याद है कि मैंने तब भी क्लास, अगले दिन क्लास हुई थी और मैंने कहा था, मैं कहा ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये आपको डुबोएगा एक दिन। दुनिया आपको कह रही है हमें तालिबान के साथ बात करवाएं हमारी। खान साहब कहते फिर रहे थे तालिबान हमारी नहीं सुनते, क्योंकि तालिबान अब जंग जीत रहे हैं। खान साहब ने बड़ी दफा बात की थी कि दुनिया मुझे प्रेशराइज कर रही है मुझे कि तालिबान से बात करें। मैं उन्हें कहता हूं यार आप वो जंग जीत रहे हैं, वो आपसे बात क्यों करेंगे? वो हमारी भी नहीं सुनते।
अगले दिन जनाब DGISI पहुंच गए, दुनिया ने खान साहब को फोन किया कि सर आप तो कह रहे थे आपकी नहीं सुनते, ये तो आपका DGISI वहां पे क्या कर रहा है। समझ आ गई बात। वहीं से बस खान साहब की भी अल्लाह ने नहीं सुनी, ठीक है जनाब, ये भी हालात खराब होने शुरू हो गए, राइट। इनकी भी आपस में अनबन हो गई। वही बाजवा साहब जो उनके आंख का तारा हुआ करते थे, वही जनाब गले की हड्डी बन गए, ना निकल रहे हैं बोल रहे हैं। हालात वहीं से खराब होने शुरू हुए, क्योंकि इन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने चंगा काम किया, कम से कम मुझे तो बताओ कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। रिव्यू ले विकेट कीपर, बाबर आजम कहता भाई मैं कप्तान हूं, भाई मैं कप्तान, मैंने लेना लगी। हर बंदा अपनी कप्तानी चला रही है जनाब, वो वाला हिसाब किताब हुआ इस मुल्क में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर यूएस विड्रॉल, राइट, आप कैसे रेलिवेंट रहें यूएस के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आपको रहना भी पड़ेगा रेलिवेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे वो अगला पॉइंट लिखने लगे हम, लिखे अपना फॉरेन पॉलिसी चैलेंज नंबर 8, लैक ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस, लैक ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस, लैक ऑफ civil military balance in Pakistan's politics. In Pakistan's politics is a challenge to create a balanced foreign policy. Is a challenge to create a balanced foreign policy. हर जगह पे ये मसला है। याद रखें, फॉरेन पॉलिसी, दुनिया की कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो सिक्योरिटी इदारों से पूछे बगैर बन जाए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, रशिया की फॉरेन पॉलिसी, चाइना की फॉरेन पॉलिसी, दुनिया के हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी इदारों से पूछे बगैर नहीं बन सकती। लेकिन दुनिया की कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है जो सिर्फ सिक्योरिटी इदारे बनाते हैं। समझ आ गई बात। आपके मुल्क में जब सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है बेहतर नहीं होंगे ना, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपको बताऊं क्या है। आपके मुल्क में पता है, अंदाजा लगाएं आप, टेररिज्म दोबारा आना शुरू हो गई, रिसर्जेंस होगी ना टेररिज्म की। पेशावर में आपको याद नहीं है वो नमाज जुमा के दौरान जो है वो 100 बंदे शहीद हो गए थे, पुलिस की वर्दी पहन के जनाब वो भाईजान आ गए थे जो है वो फटने के लिए वहां पे, अल्लाह अकबर जनाब था। समझ आ गई बात। तो वो सूरत और भी बड़े धमाके हुए पिछले दिनों से, आप देख लें। टेररिज्म दोबारा आ रही है मार्केट के अंदर। वो क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी मिलिट्री और आपके सिविलियन इंस्टीट्यूट्स वो एक पेज पे नहीं। आपकी मिलिट्री, हाफिज साहब जो है ना, हाफिज साहब, ही इज बेसिकली मोर अग्रेसिव इन नेचर, राइट। वो चाहता है कि सरकार निप द इवल इन द बड, फर्क करो इन सारों को, इनके खिलाफ ऑपरेशन करो। खान साहब की पॉलिसी थी उनसे बातचीत करनी। खान साहब वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स टॉकिंग टू देम, but the military establishment was more inclined towards, fighting with them, because the military establishment was telling them, the Pakistani government, कि सरकार रद्दुल फसाद भी आप कर चुके हैं, ज़र्ब अज़ब भी कर चुके हैं। तब बात करनी थी, तब आपने मिलिट्री ऑपरेशन कर लिया। और जब मिलिट्री ऑपरेशन हो गया हुआ है तो वो दिल से आपके खिलाफ हैं, वो नहीं सुनेंगे आपकी, वो किसी की नहीं सुन रहे। तालिबान ने पनाह नहीं दी हुई उनको, तहरीके तालिबान वालों को। तकी उस्मानी साहब को भेज दिया आपने, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के, कुछ सारे के सारे देवबंदी हैं, जिहाद के नाम के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने नहीं सुनी। ठीक है जनाब, फजल रहमान साहब को भेज दिया, उसकी भी नहीं सुनी। समझ आ गई बात। क्यों नहीं सुन रहे? इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि सरकार, भाई बात बड़ी सिंपल सी है, जब आपको हमारे साथ बात करनी चाहिए थी ना, तो आप लोगों ने हमारे खिलाफ क्या किया था? ऑपरेशन। समझ आ गई बात। और आपने जब ऑपरेशन किया था और हमारे जनाब अपने बच्चों को मारा, और आपने जनाब उसके बदले के अंदर जो है वो सारा कुछ किया, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, ये एक पेज पर नहीं आई, जिसकी वजह से हुआ पता क्या? आपके मुल्क में रिसर्जेंस हो गई टेररिज्म, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट चाह रही थी बातचीत होती रहे, मिलिट्री चाह रही थी आपके मुल्क में क्या होता रहे, इनके साथ ऑपरेशन होता रहे। मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसे सिनेरियो में ये जो इम्बैलेंस आ गया है ना दरमियान में सिविल मिलिट्री का, ये सिर्फ टेररिज्म की तरफ इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी इससे इफेक्ट हो रही है, क्योंकि इससे आपके पास मेजर स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं है। लिख लें इसको। भाई मेरे, आप किसको भेजेंगे? और रिकॉग्नाइज तो आप करते नहीं उनकी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर खुद जाएगा,
प्राइम मिनिस्टर क्यों सुनते नहीं भाईजान? जब यही तो मसला है सबसे बड़ा, तालिबान के साथ आपने एंगेज करना है, उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते तो भेजेंगे किसको? फजल रहमान को, जिसको आप खुद ही रिकॉग्नाइज करते। समझ आ गई बात? तो यार कोर कमांडर तो जाते होंगे भाई, वो तो सदा से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो तो आपका DGISI भी गया था। सरकार, आपके पास जो एक्सेप्टेंस ऑफ द लीडरशिप है वो तब होती है जब आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो एंगेज करता है उनके साथ। सरकार जा सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सारी जाते हैं, एम्बेसीज भी खुली हुई हैं आपकी वहां पे, राइट? एम्बेसीज भी ओपन है। लेकिन कहने का मकसद है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट का दौरा नहीं हुआ है वहां पे। नंबर 2, आपने OIC की मीटिंग कॉल की थी। OIC की मीटिंग कॉल की थी, उसमें अफगानिस्तान को नहीं बुलाया था, इवन दो अफगानिस्तान मेंबर है। क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि बिकॉज आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। ये तो प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, यही तो इम्बैलेंस बता रहा हूं कि जिन्होंने जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, समझ आ गई बात, मिलिट्री लीडरशिप आपकी, वो गवर्नमेंट में नहीं है, और जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं उनको। ये इंबैलेंस होने की वजह से ही तो तालिबान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए हैं, वरना प्रॉब्लम तो नहीं है उनके साथ। आप उनके साथ बैठ के एंगेज करें, बातचीत करें, बातचीत करके आप उनके साथ कहेंगे सर आपके मसले क्या हैं, आप उनके मसले हल करें, वो आपके मसले हल करें। लेकिन अभी तक खूब कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योर अपना फॉरेन पॉलिसी चैलेंज नंबर 9, हाउ टू बी पार्ट of the global trends, how to be part of global trends moving towards geo-economic foreign policy. Moving towards geo-economic foreign policy. हमारे मुल्क का एक मसला जो हमेशा से रहा है, वो आपको मैंने उस दिन क्लास में बताया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक रही है, जियो सिक्योरिटी रही है। वी हैव फेल्ड टू लुक द वर्ल्ड विद एन इकोनॉमिक लेंस। अब दुनिया मूव कर रही है टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। BRI बन रहा है, रीजनल इंटीग्रेशन आ रही है, ट्रेड इंक्रीज हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। समझ आ गई बात? दूसरी तरफ ब्रिक्स बनता है। ये सारे के सारी इंडिकेटर्स हैं कि दुनिया जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रही है। लेकिन हम कैसे मूव करें जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ व्हेन वी डोंट हैव सिक्योर बॉर्डर्स? सरकार, जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी वो कंट्रीज चला सकते हैं जिनके बॉर्डर्स क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। ट्रेंड है जियो इकोनॉमिक की तरफ, लेकिन हम फंसे किधर हुए हैं? जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर। और ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा चैलेंज, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। चैलेंज नंबर 10 लिखिएगा जी। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज प्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज प्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान किसके ब्लॉक में? चाइना के ब्लॉक। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, राइट? इंडिया किसके ब्लॉक? अपने ब्लॉक। वो भाईजान मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी चला रहे, वो सबके साथ है लेकिन वो किसी के साथ नहीं। मेरी बात समझ आती? यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जिसको वॉरेन बफे कहता है कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, नेवर चेक द डेप्थ ऑफ रिवर विद बोथ फीट। चेक करें वह कितना गहरा है, दोनों तरफ नीचे, ठीक है ना? फिर आप इंशाल्लाह वापस नहीं आएंगे। इसलिए जरा एक टांग बाहर रखें। नेवर चेक द डेप्थ ऑफ रिवर विद both feet, never put all the eggs in one basket, don't have a predictable foreign policy, right? Look beyond China, try to look beyond China, find more partners, find more trading options, find more friends. समझ आ गई बात? Because in this world, अगर आप चाहते हैं जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी हो, तो जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी में आपको मल्टीपल बायर्स चाहिए। आप मुझे ये कहें कि सरकार मैंने दुकान नहीं खोली है लेकिन ग्राहक मेरे पास सिर्फ एक ही है, और लेकिन वो भी आता है महीने बाद चीज खरीदने के लिए, लेकिन आता सिर्फ मेरे पास ही है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन सरकार दुकान नहीं चलेगी। दुकान चलाने के लिए आपको मल्टीपल बायर्स चाहिए।
आपको जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना है तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको नए लोग इंगेज करने पड़ेंगे। आपको न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आपको अपने घर के मसले हल करके बाहर की तरफ देखना पड़ेगा। आप क्या करें, मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं फॉरेन पॉलिसी जब की बात करता हूं, अमेरिका ने चलाई थी ना लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, चाइना पे फोकस करें। पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए लुक अफ्रीका फॉरेन पॉलिसी। अफ्रीका इतनी बड़ी मार्केट है जहां से पाकिस्तान की ट्रेडिंग नहीं होती, राइट? गरीब मुल्क है वो भी और आप भी हैं। आप एक दूसरे के मुल्क में सस्ती चीजें बेच सकते हैं एक दूसरे के मुल्क के अंदर। यू नीड टू हैव लुक अफ्रीका फॉरेन पॉलिसी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, दुनिया का सबसे अमीर कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, सबसे अमीर कॉन्टिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, इसमें इतना कुछ, लेकिन ये सबसे ज्यादा गरीब है क्योंकि जनाब लूटा है जनाब इसको बाहर के मुल्कों ने। और आप कभी अंदाजा लगाएं 1980s के अंदर आप कॉलोनाइज जब किया गया था अफ्रीका को, आप हैरान होंगे कि अफ्रीका को कॉलोनाइज पता कैसे किया गया था? यूरोपियंस एक जगह बैठे, कॉन्फ्रेंस की और ऐसे करके ना मैप बनाया अफ्रीका का, और अफ्रीका का मैप बनाकर ना बेसिकली उन्होंने बांटे। हाँ भाई तुझे कौन सा चाहिए? ये चाहिए, तू रख। तुझे भाई ये चाहिए, तू रख। तुझे ये चाहिए, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, चल फिर तू ये ले ले। ऐसे अफ्रीका बांटा उन्होंने, पूरा अफ्रीका कॉलोनाइज कर लिया बैठ के एक जगह पर, डिसाइड कर लिया ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, जाके अटैक करके कब्जा कर लिया यूरोपियंस। अल्टीमेटली आप कभी जाके तारीख निकाल के देखें क्या कुछ हुआ। तारीख में ना बस इस तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं। हिटलर बहुत जालिम आदमी था, जुल्म किया उसने पूरी दुनिया के ऊपर। किसी भी शख्स को मारना चाहे वो जो मर्जी हो अच्छी बात नहीं, उसने तो लाखों लोग मारे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हिटलर का एक बैड लक है। हिटलर की बैड लक ये है कि उसने यूरोपियंस मारे। हिटलर ने एशियंस मारे होते ना या अफ्रीकन मारे होते, आपको नाम भी ना पता होता उसका। उसने मारे यूरोपियंस, इसलिए तारीख आपको हिटलर को याद रखती है। किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम हुआ करता था, एक बेल्जियम का किंग था, किंग लियोपोल्ड उसका नाम था। 10 करोड़ अफ्रीकी मारा था उसने, सिर्फ एक शख्स ने, किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम। और उसको शौक हुआ करता था मीनारों की खोपड़ियां बनवाने का, खोपड़ियों के मीनार के खून गिरे मेरे ऊपर जब मैं गुजरूं वहां से। 1957 तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, 1957 तक की बेल्जियम के जू में अफ्रीकन बच्चियां एज अ जानवर रखी जाती थी। 1957 तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक अफ्रीका से, क्योंकि वो बेल्जियम का बादशाह था किंग लियोपोल्ड। और अब ये बीकन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बने फिर रहे हैं। ये अब आपको बताएंगे कि विमेन राइट्स क्या होते हैं, ये आपको बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स क्या होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें तो तारीख पता ही नहीं, हमें तो नहीं बताया कि आप जाके पढ़ लें। लेकिन बात क्या घूम के सारी की सारी हिटलर के ऊपर। 6 कंट्रीज इन अपना यूरोप, इफ यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ हॉलोकॉस्ट, कि हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ यानी ज्यूज को नहीं मारा गया, यू विल बी पनिश्ड फॉर 6 months इन द जेल। आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी अगर आप सिर्फ इतना कहेंगे किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कि हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ, और फिर ये कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है जनाब, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये जितनी आपको इंडियन सेलिब्रिटीज आपको ईरान के ऊपर नजर आती है कि ईरान के अंदर जनाब वो नकाब करने के ऊपर या वेल करने के ऊपर जो है उन्होंने सख्ती की हुई थी। देखिए खवातीन के पास राइट होने चाहिए, बिल्कुल राइट होने चाहिए। वेयर वर यू when in France these women were asking to have the right to veil? तब किधर थी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भाई? अगर खवातीन के पास राइट होना चाहिए कि वो कुछ पहनना चाहें तो पहने, तो फिर ये राइट भी होना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए ना पहने। आपके राइट्स नहीं डिफाइन होंगे कि आप जिस तरह राइट डिफाइन करेंगे कि ईरान में बड़ा जुल्म हो रहा है लेकिन फ्रांस में जुल्म नहीं हो रहा। A nun of a church can cover her head, but a Muslim woman cannot wear a abaya. यार अजीब दोगलापन, राइट? अजीब विमेन राइट्स है भाई। भाई हम उनके साथ हैं विमेन राइट्स के, लेकिन यार ये काम तो ना करें कि आपके रिलेशंस के हिसाब से जो राइट्स बनते हैं वो राइट्स ठीक है, जो आपके हिसाब से राइट्स नहीं है वो राइट्स नहीं है। जी ईरान में बड़ा जुल्म हो रहा है, जी फ्रांस में भी हो रहा था। किधर थे ये सारे के सारे बॉलीवुड के एक्टर? किधर थी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की वॉचेस जो ईरान के अंदर जुल्म कर रही हैं? जनाब उनको वहां पर नजर नहीं आ रहा। भाई मैं ये नहीं कह रहा वहां पर ठीक हो रहे,
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि भाई मेरिट पे रखे ना फिर आप। इफ यू हैव टू गिव विमेन द राइट, प्लीज गिव देम द कंप्लीट राइट। इफ दे वांट टू डू समथिंग दे शुड हैव द राइट, डोंट डू समथिंग दे शुड हैव द राइट। नहीं करना चाहे ना करें, करना चाहे करें, लेकिन ये काम ना करें कि जब आपके पास आपके हिसाब से जो राइट बनता हो वो राइट ठीक है और मेरे हिसाब से बन रहा हो वो राइट गलत है। समझ आ गई बात? यानी मैंने अगर हेड कवर कर लिया है तो क्योंकि मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट है, मैं एक नन उसकी चर्च की, राइट है, बिल्कुल राइट है, मैं उनके राइट को एक्सेप्ट करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन द सेम राइट शुड बी गिवन टू द मुस्लिम वुमेन एज वेल इफ दे वांट टू डू इट, नो कंपल्सन, इफ दे वांट टू डू इट, बट इफ दे डोंट वांट टू डू इट, नो कंपल्सन। ये काम ना करें यार। ये जो है वो ये तारीख इस तरह ही होती, पढ़ाया इस तरह ही जाता। मेरी बात समझ आती? तो ये इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा जो है वो अल्टीमेटली जरूरी। तो वी डोंट नीड टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। चैलेंज ही हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? प्रेडिक्टेबल है। इसको ब्रैकेट में लिख लें, यूनिसेंट्रिक, ताकि याद रहे आपको। मतलब क्या था इसका? यूनिसेंट्रिक। यूनिसेंट्रिक का मतलब एक डायरेक्शन के अंदर, यानी चाइना। यूनिसेंट्रिक, या वो लिख दें पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये कहानी आपको याद आ जाएगी। इस तरह के एक्सप्रेशन चला दिया करें पेपर के अंदर। पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्लियर है जी? सवाल किसी का था? आपका? फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं कर काफी चैलेंज है सर। पाकिस्तान जो है दूसरे कंट्रीज जो है उनको इन्वेस्टमेंट का अगर चांस दे, जैसे SIFC और SCP हम बना रहे हैं, तो इससे नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? मुझे बात बताइए, आप एक कंपनी के मालिक हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार आप मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करें, ठीक है, लेकिन अब भाईजान एक चीज सोच लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे पास एनर्जी भी पूरी नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। समझ आ गई बात? और जनाब साढ़े दिन रहना, जागते रहना। समझ आ गई बात? सिक्योरिटी भी ठीक नहीं हमारी। तो यहां पे जनाब ग्लासों को भी संगलियां डली नहीं है। सामान की हिफाजत खुद करें, इदारा जिम्मेदार नहीं हो। आप क्यों करेंगे इन्वेस्टमेंट? सर अगर मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज आप रिलैक्स करने के बावजूद सर एनर्जी पूरी नहीं है तो आपकी फैक्ट्री चलेगी कैसे? आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर सेइंग टेलिंग मी रॉन्ग थिंग्स। देयर आर सम प्रीरेक्विजिट्स that need to be completed first, then you can open your markets, right? सरकार आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो आपके मुल्क में होनी है अल्टीमेटली, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। आपका एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा मसला क्या है? एनर्जी जनरेशन नहीं है, एनर्जी ट्रांसमिशन है। आपकी एनर्जी ट्रांसमिशन ही नहीं है पूरी। आप 38,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करते हैं, 38,000। रिक्वायरमेंट कितनी है? 28,000। मैक्सिमम पीक पिछले साल की बात है, पिछले साल जून में 28,000 हुई थी डिमांड। ट्रांसमिशन की कैपेसिटी कितनी है? 21,000, 21,500, 6-7,000 का आपका लाइन लॉस हमेशा होता है। आपका हो ही नहीं रहा, कैपेसिटी नहीं पूरी हो रही। यानी आपकी डिमांड 28 की है, आपके पास कैपेसिटी पहुंचाने की 21.5 की है। इसलिए आप हमेशा लोड शेडिंग देखेंगे अल्टीमेटली वो आप। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको मजे की बात बताता। आपने कभी गौर की है कि अब लोग कहते हैं ना ईद के दौरान जो है या बाकी दिनों के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी? क्यों नहीं होती लोड शेडिंग? आपने कभी सोचा यार बाकी दिनों में क्यों हो रही है? फिर अगर इसका मतलब है हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे रिजर्व पड़ी हुई है एनर्जी, हमारे पास एनर्जी जनरेशन का मसला ही नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम किसका है? ट्रांसमिशन का। क्योंकि हमें पता है कि ईद के दौरान वो फलां मार्केट्स और फलां जो आपके पास इंडस्ट्री वो बंद पड़ी हुई है। इंडस्ट्री के हिस्से का सारा बिजली आप इधर शिफ्ट कर देते हैं। ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है सारे का सारा। नहीं जी फलां टाइम के ऊपर जो है बिजली बंद नहीं होगी, फलां टाइम पे। क्यों? इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप मैनेज करते हैं उन चीजों को इस तरह। आपका प्रॉब्लम ट्रांसमिशन का है। सेम ये प्रॉब्लम है आपका बाकी इन्वेस्टर्स को बुलाने का। बहुत अच्छा प्लान है, होना भी ऐसे ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स है। सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एनर्जी, आपकी अपनी जाती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि आज अगर आप मुझे जो है वो ये कह रहे हैं कि सर हमें ना टैक्स फ्री जो है ना जोन बना देने चाहिए, आपकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है,
सरकार आप साल बाद प्राइम मिनिस्टर ना रहे, राइट, मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर, मैं अगर पॉलिसी ना दूं सेम इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा मेरे मुल्क? इन्वेस्टर को ना इतनी तसल्ली आप दे देना कि सरकार आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गई, आपको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा, इन्वेस्टर आ जाएगा आपके मुल्क के अंदर। इन एक्सपोर्ट्स को एनहांस करने के लिए मार्केट से ढूंढनी है, ये तो कह रहा हूं। हाथ ना लगा दी, ठीक है, काफी मैं कहता था करीब है ना, तो कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था हाथ ना लगा दी। अच्छा, 100% ठीक बात। लेकिन सरकार मुझे एक बात बताओ, वो इंडस्ट्री जो आपने चलानी है, आप बिल्कुल सही प्लान दे रहे हो, लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, सॉरी लुक अफ्रीका फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए आप, लेकिन भाई मेरे उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, उसके लिए तो मार्केट, ये तो हम कह रहे हैं कि वी नीड टू एक्सप्लोर मोर मार्केट्स, हमने कहा नहीं, एक्सप्लोर मोर मार्केट्स का मतलब ये है सर, इसके लिए तो पॉलिसी मेकर्स को सोचना है ना यार, मैंने और तुमने तो नहीं सोचना। जो लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं टॉप पे बैठ के, जहाजों के झूठे भी ले रहे हैं मुफ्त, उन्होंने सोचना है ना भाई। मेरी ये बात, हमारे जेहन में ये बात आ सकती है तो उनके जेहन में क्यों नहीं आती? यही तो मसला है सबसे बड़ा, वो नहीं सोच पा रहे इस तरह की चीजों को। इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए ऊपर, जिस तरह के हमने बंदे बैठाए हुए अपनी पावर के अंदर, आप अंदाजा लगा लें। अलीम खान साहब को हमने तजारत का मिनिस्टर बनाया, प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है जनाब, 6 काम किया उसने, एक काम किया उसने ना, पार्क व्यू इस्लामाबाद अप्रूव करा लिया उसने, इस्लामाबाद के अंदर पार्क व्यू बन रहा है जनाब, कमाल हो गया, ये अप्रूवल हो गया उसका। बाकी उसका जो पार्क व्यू सोसाइटी में बैक साइड थी, जो रावी के साथ आ रही थी, वो भी उसने अप्रूवल करवा ली है, ठीक है जनाब। और वहां पे अब वो भी आ गया है, गैस भी अप्रूव हो गई है, क्योंकि वो अप्रूवल नहीं थी वहां पे हुई, अल्लाह का शान है। 2-3 साल बाद गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, अलीम खान साहब की मौजें लग जाएगी। खान साहब के खिलाफ इसीलिए तो हुए हुए थे, खान साहब की तो लड़ाई थी उनके साथ, अलीम खान साहब के साथ भी और जहांगीर तरीन साहब के साथ, सबके साथ ऐसे ही थी, ये मसला था। आए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, सॉरी वो हो गई ना कंप्लीट आपकी चैलेंजेस, अब आ जाए सॉल्यूशंस की, फटाफट सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड, जो भी लिखना चाहें। सर नेपरा रिपोर्ट 2023 में पाकिस्तान की जनरेशन कैपेसिटी 45,000 मेगावाट लिखी हुई थी, राइट, नहीं करंटली बात कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं, राइट। वो 45,000 मेगावाट तब होगी जब आपकी दियामीर भाषा, मोहम्मद डैम्स और आपका जो है ना दासू डैम, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपके पास तकरीबन जो है वो 7 से 8,000 मेगावाट ऐड हो जाएगी। 38,000 करंटली है, तकरीबन 7,000 ऐड हो जाएगी तो 45-40,000 हो जाएगी। सर आपने कहा कि जब नेगोशिएशन का टाइम था तब हमने ऑपरेशन किया उनके खिलाफ, सर ऑपरेशन एपीएस के जवाब में हुआ था? नहीं भाईजान, आपने 2011 और 2012 में ऑपरेशन किए थे उनके खिलाफ, जिसकी रिटेलिएशन के अंदर उन्होंने एपीएस किया था, ठीक है। आपने ज़रबे अज़ब रद्दुल फसाद 2010 में शुरू किए हैं, 2011 के अंदर, उसकी रिटेलिएशन में उन्होंने 2014 के अंदर एपीएस किया था। आपने 3 अटैक्स किए उनके खिलाफ, ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद और एक और था आपके पास, 3 अटैक्स से टोटल। किसका? वो भाईजान वो 2016 की बात है, उससे पहले आप एफएटीएफ में आप नहीं थे, 2010 में और 11 में आप नहीं थे एफएटीएफ में, 7 में थे, 2008 ना 7 में आए थे वो। आप देखें, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, मैं ये नहीं कह रहा हमने गलत किया, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमने गलत किया, मैं कह रहा हूं कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी बन गई थी कि आपने उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करनी है, बात मेरी फॉलो हो रही है, तो अब निगोशिएशन नहीं होगी, अभी भी क्या होगा, फिर फोर्स ही इस्तेमाल होगी। इसीलिए फिर ये काम करने से पहले सोचना होता है कि सरकार कुछ नहीं है, अब ये आगे ही बढ़ेगा। प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, और आप गोली चला दें वहां पर, और फिर आप उनको कहें सर आप बात करें हमारे से बैठ, सर नहीं अब नहीं, अब नहीं बात। अब आपने क्या हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है? फोर्स, अब हम भी करेंगे फोर्स, इससे सरकार हालात खराब हो जाएंगे। वो जो मैं आप बात करें बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द ऑपरेशन यू डिड राइट, बट नाउ यू डोंट नीड टू नेगोशिएट विद देम ना, दैट निप द एविल इन द बॉडी, आप करें खत्म, एक दफा अटैक करें खत्म करें, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें खत्म करें, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि याद रखें ये जो आइडियोलॉजीज होती है ना, आइडियोलॉजीज ये बंदे मार के खत्म नहीं होती, ये सोच तब्दील करके चेंज होती है। आइडियोलॉजी है ये, जो दहशतगर्दी है ना, ये आइडियोलॉजी है, दिमाग के अंदर है कि हमने ये काम करना है, हम आगे जनाब जाके ओके है, सारा कुछ सुकून है। ये जो आइडियोलॉजी दिमाग में पड़ जाती है ना, आप मुझे बात बताएं क्या ख्याल है आपका, 20 साल का नौजवान, 22 साल का, 50 साल का बंदा अपने जिस्म पे बम बांध के चला गया है, उसको क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत करने लगा? लेकिन सरकार वो जो ब्रेन वॉशिंग हुई होती है ना दिमाग में, उस टाइम नहीं कुछ समझ आ रही होती,
वो कहता भाईजान आप तो आगे, तो मैं तो इस्तकबाल ही मेरा किसी और ने करना है। समझ आ गई बात? वो फिर आपको पता है फिर हालात थोड़े से इसके बन जाते हैं, दिमाग में बना दिए जाते हैं। तो उस टाइम तो नेगोशिएशन पॉसिबल ही नहीं थी, कॉस्ट रिच था नहीं। सनाब आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट जो मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, और आठवां पॉइंट लिखवा दें। हैं, आठवां पॉइंट कौन सा था? हाँ जी, हमने लिखा था लैक ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस, राइट, इज अफेक्टिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि सिविल मिलिट्री का जब तक बैलेंस नहीं होगा, फॉरेन पॉलिसी आपकी ठीक अल्टीमेटली नहीं होगी जी। सर क्या ईरान ने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम? ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। बल्कि इनफैक्ट रजा शाह पहलवी जो थे, उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी ऑफर की थी पाकिस्तान कि भाईजान आए, अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। समझ आ गई बात? तारीख आपको ना समटाइम्स बस उतनी ही पढ़ाई जाती है जितनी पढ़ानी चाहिए। बहुत सी बातें आपको नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि तारीख में आपको बहुत सी बातें तो नहीं पढ़ाई गई। क्योंकि हमारे मुल्क में ना जरा, क्योंकि जिस दौर में आप लोग शायद मैट्रिक या मैट्रिक से पहले की तालीम ले रहे थे, उस दौर के अंदर बहुत एंटी ईरान सेंटिमेंट्स इस कौम के अंदर प्रिवेल हो रहे थे। दैट इज वाई फिर आपको उतनी ही बात पहुंचाई जाती है जितनी बात आपको पहुंचानी जरूरत होती है। समझ आ गई बात? तो ये आप जरा अंडरस्टैंड करें, निकाल कर देखें उन्होंने क्या कुछ किया। 65 की वॉर के अंदर उन्होंने जर्मनी से ना सेबर जेट्स खरीदे थे। सेबर उस दौर के पावरफुल F-16 समझ लें। वो उन्होंने सेबर जेट्स खरीदे किससे? जर्मनी से, ठीक है जनाब। वो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए सारे के सारे कि सरकार आप ये इस्तेमाल कर लें जंग के अंदर। गिर भी गया तो खैर है, कोई बात नहीं। 5000 टन पेट्रोल मुफ्त दिया था उन्होंने पाकिस्तान के जहाजों के लिए। और इंडिया को ऑयल सप्लाई करता था ईरान, वो ब्लॉक कर दिया इंडिया को ऑयल सप्लाई। मेरी बात समझ जाती? ये कुछ हुआ था। तारीख जो है ना वो को जरा थोड़ा सा पढ़ें कि आपके मुल्क के साथ किस किस मुल्क ने क्या क्या एहसान किए और आपने फिर उस मुल्क के साथ अल्टीमेटली क्या किया। ठीक है, हमें लगता यही है कि सरकार सारा कुछ हमारे साथ ही खराब हो रहा है, हमें बस होश ही अभी आई है ना। ठीक है जनाब। सर ईरान का भी कोई इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट होगा सर, स्टेट्स फ्री में एहसान नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल उनका इंटरेस्ट था, उनके मुल्क का भी इंटरेस्ट था। अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे और पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ईरान का गैस पाइपलाइन नहीं बनी। 1150 किलोमीटर की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, जिसमें से 950 किलोमीटर किधर है? ईरान में। बात समझ आ रही है? 250 किलोमीटर पाकिस्तान में, 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन। ईरान ने 950 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछा भी दी है, जंग भी लग गया उसको। हमसे 250 नहीं बन रही अभी तक। उनका इंटरेस्ट क्या है? उनकी गैस बिक रही है। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमें सस्ती गैस मिल रही है। समझ आ गई बात? लेकिन सरकार नहीं, हम नहीं करना चाहते। अमेरिका का प्रेशर ही बहुत है। सऊदीज के साथ नहीं हमारी सऊदीज के साथ बनती थी हमारी, इनके साथ नहीं बनती थी। सऊदीज का प्रेशर बहुत था, वो नहीं बनने दे रहे थे। अब सऊदी ईरान अप्रोचमेंट हुई है तो थोड़ा सा शायद अल्लाह करे ये 250 का थोड़ा बहुत जो है वो बन जाए सारा कुछ। जी भाई। बहुत मिनिमल ट्रेड है यार, बहुत मिनिमल ट्रेड है, राइट। इतनी ट्रेड है ही नहीं एग्जिस्ट कर। जब से यूएस के सैंक्शंस लगे हैं उनकी ट्रेड बहुत ही बुरा हाल है यार। उन पे इतने सीवियर सैंक्शंस हैं, अब अंदाजा लगा ले वो स्पेयर पार्ट्स तक नहीं बेचारे इंपोर्ट कर पा रहे थे जिस जहाज के अंदर उनका प्रेसिडेंट बेचारा शहीद हुआ, राइट। यूएस मेड था ना वो हेलीकॉप्टर, आपका 25 साल पुराना था, 25 साल पुराना। उसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में इन्होंने दफा कहा था अमेरिका को, सरकार से स्पेयर पार्ट्स दे दूंगा, नहीं देने स्पेयर पार्ट्स। इतने एक्सट्रीम सैंक्शंस हैं उनके ऊपर। तो वो हालात इस तरह के हैं उनके मुल्क के कि उनको मजबूरी है उनकी, वो रिस्क लेने को तैयार है जिस रिस्क से उनकी क्या होती है, अल्टीमेटली इकोनॉमी बेहतर होती है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। कार वो इतना बड़ा लेट गो कर दिया उन्होंने, सऊदी के साथ रिलेशन बेहतर कर लिए उन्होंने अपने, और बताया आप इकोनॉमी इससे ज्यादा क्या खराब हो। तो ये छोटे छोटे जो उनके ट्रेड्स हो रही है तो पाकिस्तान के साथ भी होती है उनकी ट्रेड, पाकिस्तान के साथ होती नहीं। क्या पेट्रोल नहीं आता चोरी? हाँ, क्या गाड़ियां नहीं आती वहां से स्मगल हो? ठीक है जनाब, अच्छी खासी ट्रेड होती है पाकिस्तान ईरान की। ठीक है जनाब। तब पाकिस्तान जो ईरान के पेट्रोल के ऊपर चल रहा होता है, सस्ता मिलता है ना, कार्बन ज्यादा होता है उसके अंदर, कार्बन उसमें ज्यादा कंटेंट होता है। आप देख लें कभी जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है जनाब, उसके अंदर जो प्लग होता है उसका, उसमें कचरा आ जाता है, वो कपड़ा मार के उसको साफ करते हैं, भाई जनाब ये गंदा पेट्रोल डलवाया था कहीं से। वो गंदा पेट्रोल कहां से डलता है? यही डलता है जो कार्बन में ज्यादा होता है उसके अंदर ईरानी, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होता ना, इसलिए सस्ता मिल जाता है। वो फिर मिक्स हो जाता है सारे का सारा, आपके पास आधा दूसरा और आधा दूसरा डाल के मिक्स करके पेट्रोल बेची जा रहे होते।
फिर कहते हैं बरकत कोई नहीं हमारे कारोबार के, है बरकत हो नहीं हमारे कारोबार में, बरकत मार्केट ही है बस भाईजान, बस इस मुल्क में और कुछ नहीं है, बरकत खत्म है, सिर्फ क्या बचा है, हाँ बरकत मार्केट ही बची है। समझ आ गई? अगले पॉइंट पे आ जाए, सॉरी सॉल्यूशंस पे आ जाए। वे फॉरवर्ड या रिकमेंडेशंस फॉर अ वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी। लिखिएगा जी, पॉइंट नंबर 1, दिस नेशन must stop daydreaming, सुबह के टाइम ख्वाब देखना, to have a good cricket team, नहीं, must stop daydreaming to have a vibrant foreign policy, currently in the face of low credibility, weak economic indicators, regular political upheavals, and a demoralized foreign service. हमारी फॉरेन सर्विस डिमोरलाइज्ड क्यों है? एनीवन? व्हाई पाकिस्तान फॉरेन सर्विस इज डिमोरलाइज्ड? अच्छा, दूसरी कंट्रीज की जो फॉरेन सर्विस पे बैठते हैं, हम करते वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, यानी कि तुम्हारे कहां से, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग मतलब फेस कर रहे हैं। सही, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसे किसी के बाद इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर एक और है, वो फैक्टर है खान साहब के दौर का। देखें, खान साहब ने ना जब खत लहराया था ना जब अवाम के सामने, वो बहुत बुरी चीज थी। याद रखें, फॉरेन सर्विस की जो आपस में कोऑर्डिनेशंस होती हैं ना, कोऑर्डिनेशंस, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल। समझ आ गई बात? क्योंकि फॉरेन सर्विस में एलोकेशन होती है ना, पहले दिन जाके आपको पता क्या पढ़ाई जाती बात, आपको आर्टिकल 3 पढ़ाया जाता है ऑफ द वियना कन्वेंशन 1969, राइट? इंटरनेशनल लॉ के कुछ लेक्चर्स मेरे भी होते हैं फॉरेन सर्विस एकेडमी। पहला लेक्चर कौन सा होता है? वियना कन्वेंशन 1969 का, लॉ ऑफ ट्रीटीज का, और वियना कन्वेंशन 1961 का, लॉ ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आर्टिकल 3 उसका कहता है कि सरकार जो डिप्लोमेट होता है ना, उसकी 5 जॉब्स होती है, 5 जॉब्स। पहली जॉब पता क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हैपनिंग्स इन द रिसीविंग स्टेट and report it back to the home state. Understanding the happening in the receiving state and report it back to the home state. समझ आ गई बात? आपको याद होगा जब खान साहब ने धरना देना शुरू किया था ना 126 दिन का, तब मियां साहब ने खान साहब से कहा था कि खान साहब कुछ दिनों के लिए आप अपना धरना बंद कर दें, शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने आना है। हमारी ना बड़ी नेगेटिव अप्रोच जा रही है दुनिया के अंदर। खान साहब ने कहा जनाब वो लो जी, शी जिनपिंग ने मेरे यहाँ बैठने से शी जिनपिंग को क्या होना है, फलां ये वो। आधा पाकिस्तान वैसे भी खान साहब कुछ टाइम पीछे था, हालात उस टाइम इस तरह। 126 दिन और क्या होता था, सुबह के टाइम वहां पे खाली हुए था, शाम को आके दड़ा, फिर जनाब सुबह के टाइम जनाब सब कुछ वेला और शाम को आके फिर जनाब नाच। ऐसे ही हो रहा है 126 दिन और क्या हुआ वहां पर। जो साथ थे ना खान साहब के, ये तारुल कादरी साहब के जो लोग साथ तारुल कादरी साहब के साथ गए थे ना, उनके और खान साहब के जो साथ लोग गए थे उनमें एक फर्क था। खान साहब के थे सपोर्टर्स, तारुल कादरी साहब के थे फॉलोअर्स। जो फॉलोअर होता है ना, वो सपोर्टर से बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे ना मजबूत होता है। वो कहता है भाईजान हम अब इधर ही हैं। आपने देखा होगा कि जनाब वो खवातीन बहुत सी किताबें अपनी उठा के ले आई थी वहां पे, सरकार हमारे इम्तिहान है, इधर बैठ के तैयारी करेंगे, टेंट लग गए वहां। समझ आ गई बात? क्योंकि हो पता क्यों रहा था, ये मियां साहब ने क्यों कहा था, क्योंकि सरकार 80 मुल्कों की एम्बेसियां हैं ना उस मुल्क में, रेड जोन में,
80 मुल्कों की एम्बेसियां ऑब्जर्वेशन ऑफ द हैपनिंग्स इन द रिसीविंग स्टेट एंड रिपोर्टेड बैक टू द होम स्टेट। कि सरकार इन्वेस्टमेंट करने का जो आप सोच रहे हैं ना, अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल केओस आया है, पता नहीं मियां साहब रहते हैं या नहीं रहते। मेरी बात समझ आती? ये होता है सिचुएशन फॉरेन अफेयर्स का। और फिर जब फॉरेन अफेयर्स की कॉन्फिडेंशियल उनकी रिपोर्टिंग्स को आप अवाम के सामने लहराएं कि लो जी ये लो लेटर आ गया है कि मुझे जनाब गवर्नमेंट को क्या करने लगे हैं, टॉपल करने लगे हैं, तो आप मुझे बताएं कल को आपका फॉरेन सर्विस आपको कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजने से पहले 10 दफा नहीं सोचेगा कि यार ये तो मेरे लेटर वो पॉलिटिकल चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, वो एक लेटर के खातिर खान साहब जेल में नहीं गए हुए? आपका कॉन्फिडेंशियल लेटर था ना साइफर, वो जो खान साहब ने लहराया था। खान साहब कहते मुझे पता नहीं चला किधर चला गया, गायब हो गया, जेल काट रहे हैं जनाब उसके पीछे। वो वही केस बना हुआ है ना कि सरकार वो कॉन्फिडेंशियल लेटर आप लेके क्यों आए हैं यहां पे कि जी उन्होंने इसमें ये बात की है, ये बात की है। आपने एक बंदे को जॉब दी है, उसने अपनी जॉब कंप्लीट करते हुए आपको रिपोर्ट बैक किया और आपने वो लेटर लाके वहां को दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने किक आउट कर दिया पाकिस्तानी एम्बेसडर को वहां से, निकला। तुम हमारी बातें करते हो जाके वहां। आपका ख्याल है कि बाकी लोग पाकिस्तान के फॉरेन सर्विस के साथ एंगेज करेंगे कि यार ये तो बातें करेंगे जाके अपनी, ये पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे जाके अपने मुल्क में अपने प्राइम मिनिस्टर। ये जो डीमोरलाइज्ड फॉरेन सर्विस है, प्लीज प्लीज डोंट यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर ओन पॉलिटिकल गेन। मुल्क का मसला होता है। अब बेड़ा गर्क तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके हालात उस दिन से खराब होने शुरू हो गए, खान साहब के भी राइट और मुल्क के भी। क्योंकि आप जब ये आप जो कॉन्फिडेंशियल चीजों को अवाम के सामने लेकर आते हैं, अवाम को क्या पता यार इन चीजों का? अवाम तो बेवकूफ है। अवाम ने तो ये कहना है कि हाँ भाई पूरा प्लान हो रहा है। अपना इंडिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया में। वाजपेयी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, जो खान साहब के खिलाफ भी आया था। वाजपेयी साहब के खिलाफ क्या आया? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 269 वोट्स वाजपेयी साहब के फेवर में आए, 270 वोट्स वाजपेयी साहब के अगेंस्ट आ गए। वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, एक वोट से हार गए। बोरी बिस्तरा उठाया, घर चले गए, शोर नहीं किया कि मेरे खिलाफ क्या हुआ है, मेरे खिलाफ जनाब धांधली हुई और मेरे खिलाफ सारी प्लानिंग हुई। और पता क्या हुआ? चुप करके घर चले गए, राइट? कुछ नहीं बोले, अपनी पॉलिटिक्स पे फोकस किया। अगली दफा 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आए। लो पकड़ो जी ना अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। समझ आ गई बात? यही गलती खान साहब ने की। चुप करके घर जाते, अपने लोगों को बिठाते ऑपोजिशन के अंदर और उन्होंने कहते इनकी ऐसी तैसी फेर दो पीडीएम वालों, पीछे बैठ जाते हो। जो ठीक है डन, आपने फैसला कर दिया, मैं बैठा हूं यहां, अब मैं तुम लोगों को ऑपोजिशन करके दिखाऊं कि ऑपोजिशन होती कैसी। इनको भी मत देते, इनको भी सिखाते, समझाते। आपने कहा लो जी बाजी मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। बात समझ आ रही? गेंद भी चुकी है, बल्ला भी चुकिया, विकटा भी चुकिया घर। बात समझ आ गई? वो वाला हिसाब किताब खान साहब ने किया, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आप सर आपकी क्रिकेट कैपेसिटी पे तो हम इतराज कर ही नहीं रहे। आपको कम से कम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, रादर देन कि आप उसको एक प्लान के तौर पे लेकर आते कि सरकार मेरे खिलाफ क्या हुई है, साजिश हुई। तो डीमोरलाइज्ड फॉरेन सर्विस है आपकी, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें वी नीड टू स्टॉप डे ड्रीमिंग of having a vibrant foreign policy in the face of this demeaning या diminishing credibility, low आपके पास जो है ना वो economic indicators, आपके पास जो है ना वो regular political upheavals and you know the downside of the diminishing credibility of our foreign service। तो ये सारा कुछ जो है जब हो रहा हो तो foreign policies vibrant नहीं बनती। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा जी, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा जी। This country needs to understand. This country needs to understand that instead of following the Chinese, Turkish, Malaysian, or any other model, Chinese, Turkish, Malaysian or any other model
the policy makers need to create their own model, because all these models were created by these states depending upon their own strengths